उसके डैड कहते हैं कि ये तो एक ना एक दिन होना ही था, मगर उसकी मॉम उसकी साइड लेते हुए उसे इनोसेंट बताती हैं। वो कहती हैं कि जिसने भी ये किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हीजिन ने ही अपने पेरेंट्स को इन सभी इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म किया है और साथ ही में अपने टूटे हुए हाथ का कारण भी इजिन को बताया था। वो गिरी तो अपनी गलती से थी, लेकिन उसने इसका ब्लेम भी इजिन पर डाल दिया था। वो असल में अपने पेरेंट्स की पावर्स का यूज कर इजिन और उसकी फैमिली को सबक सिखाना चाहती है। उसके डैड एक पॉलिटिकल लीडर है और इसी वजह से वो और किम अक्सर मनमानी किया करते थे। हीजिन की मॉम ने किसी चीफ को कांटेक्ट कर ये सिचुएशन हैंडल करने को कहा है और ये चीफ कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। चीफ अंडरवर्ल्ड का डॉन है जो पिछले कई सालों से हीजिन के डैड के इलीगल कामों में उनकी सहायता करता आया है ताकि उनकी पॉलिटिकल इमेज को कोई नुकसान ना पहुंचे। इधर हीजिन को भी आभास हो चुका है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। उसका शक सही निकला और चीफ के आदमी उसके बारे में पूछताछ करते हुए उसके घर में आ जाते हैं, लेकिन एजेंट नॉर्मली रिएक्ट कर उन्हें अपनी जान पहचान का बताता है और इसके बाद वो उनके साथ उनके वेयर हाउस पर आ जाता है जहां चीफ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चीफ अपने आदमियों से ये सब जल्दी खत्म करने को कहता है। इसके बाद उसके आदमी बेसबॉल बैट निकाल लेते हैं। उनमें से एक ने गलती से रिवील कर दिया कि उसे उन बच्चों से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए थी और एजेंट समझ गया कि इन लोगों को किम फैमिली ने भेजा है। चीफ देखता कि एजेंट अभी तक एकदम काम है, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का डर के मारे बेहोश हो चुका होता। तभी एजेंट उनमें से एक का हाथ पकड़ उस पर अटैक कर देता है और जब दूसरे ने उस पर बेसबॉल बैट से अटैक किया तो उसने डॉज न करते हुए उसके बैट को हाथ में फंसा लिया और चीफ के आदमी पर लगातार कई अटैक्स कर दिए। एजेंट का फाइटिंग स्टाइल देख चीफ समझ गया कि वो कोई ट्रेन प्रोफेशनल है। एजेंट ने चीफ के आदमियों को डिफीट कर दिया है और अब चीफ मैदान में उतरता है। एजेंट को लगा कि चीफ एक इजी टारगेट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चीफ अचानक से उस पर मल्टीपल अटैक्स कर देता है, लेकिन एजेंट उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसे नीचे से पंच करने की कोशिश करता है, मगर चीफ के इंस्टिंक्ट्स भी फास्ट हैं। वो एजेंट का पैटर्न समझ गया और उसने उसे पीछे ढकेल दिया, लेकिन चीफ ने केवल उसे पुश नहीं किया था बल्कि वो उस पर अटैक करने में भी सफल हो गया था। चीफ उससे उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर एजेंट ने कहा कि वो बस एक हाई स्कूलर है। चीफ जानता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ऐसे फाइट करना हाई स्कूलर तो क्या बड़े बड़े गैंग लीडर्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। इसके बाद एजेंट अपना बैटल स्टैंस ले लेता है जिसकी जरूरत उसे आज से पहले कभी भी नहीं पड़ी थी। मतलब चीफ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। फाइट का दूसरा राउंड शुरू हुआ और दोनों में इंटेंस बैटल होने लगी। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और जैसे ही चीफ ने एक फाइनल पंच करने की कोशिश की, एजेंट ने उसका अटैक ब्लॉक कर लिया। उसने लगातार कई अटैक्स कर चीफ को धूल चटा दी और वो भी एजेंट के सामने धराशाही हो जाता है। चीफ ये तो समझ नहीं पाया कि आखिर एजेंट कौन है, लेकिन एक चीज उसे क्लियर हो चुकी थी, वो ये कि किम फैमिली ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वहीं एजेंट के डैड अपने ऑफिस में बाकी सबके साथ चीफ की कॉल का इंतजार कर रहे थे। तभी एक कॉल आया और चीफ माफी मांगते हुए कहता है कि वो उनका काम पूरा ना कर सका और उस लड़के ने उसे हरा दिया। डैडी किम को उसकी बात का भरोसा नहीं हुआ क्योंकि चीफ अंडरवर्ल्ड का डॉन है और उसका किसी हाई स्कूलर से हार जाना एक नॉर्मल बात नहीं है। चीफ कॉल पर उन्हें वार्न करता है और तभी उनके ऑफिस के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऑफिस का दरवाजा और उन सभी लोगों का मुंह एक साथ खुल गया क्योंकि एजेंट वहां आ चुका था। वो डैडी किम की टाइट सिक्योरिटी को तोड़ते हुए सीधे उनसे ही बात करने आ गया है। एजेंट को वहां देख सभी चौंक जाते हैं और डैडी किम पूछता है कि वो अंदर कैसे आया। एजेंट उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे लगा था कि यहाँ काफी टाइट सिक्योरिटी होगी, मगर शायद उसने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। डैडी किम को भी खतरे का आभास हो गया क्योंकि ये ऑफिस उनका सीक्रेट हाइडआउट है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। एजेंट की मॉम एजेंट को तुरंत सबक सिखाना चाहती है और इसीलिए वो अपने लॉयर को कॉल करती है। वो कहती है कि शायद एजेंट नहीं जानता कि उसने किससे पंगा लिया है, इस पर एजेंट बताता कि वो उन लोगों से भली भांति परिचित है। डैडी किम 2 बार पहले इलेक्शन जीत चुके हैं और अब तीसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एजेंट ये सोचकर खुश है कि एक बार लॉयर ने केस कर दिया, उसके बाद एजेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एजेंट की मॉम ने लॉयर को कॉल किया, लेकिन तभी एजेंट उन्हें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाने लगता है। ये उन सभी लोगों की वीडियोस हैं जिन्हें आज तक एजेंट ने बुली किया है और उसके सारे काले कारनामों का प्रूफ
सिर्फ ईजन के पास है। वीडियोस को देख सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ईजन की भी रूह कांप गई और उसकी मॉम ने तुरंत कॉल कट कर दिया। ईजन ने यहाँ आने से पहले ही सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी और वो पूरी तैयारी के साथ आया था। ईजन शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई और ईजन बताता है कि उसके पास किम की भी वीडियोस हैं, क्योंकि ये दोनों भाई बहन अक्सर लोगों को बुली कर उनकी वीडियोस बनाया करते थे। डैडी किम पूछता है कि क्या वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनके बच्चों ने उसकी बहन को बुली किया था। ईजन जवाब देता है कि जैसे वो हर बात में अपने बच्चों की साइड लेता है, वैसे ही वो भी अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। डैडी किम मामला संभालने के लिए कहता है कि वो उसकी बहन के सारे मेडिकल बिल्स चुका देगा और उसे माला माल कर देगा। अगर वो चाहे तो ईजन उसकी बहन से अपोलोजाइज भी करेगी, लेकिन ईजन को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी डिमांड सामने रखता है। वो चाहता है कि किम और हीजन हमेशा हमेशा के लिए उसकी बहन की नजरों से दूर चले जाएं। डैडी किम कांपते हुए तुरंत उसकी बातें मानने को तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उन दोनों को अब्रॉड भेज देगा। हीजन और उसकी मॉम दोनों इस डिसीजन से हैरान और नाखुश थे, पर इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। हीजन कहता है कि काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए और हीजन को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है और उसकी जिंदगी इतनी कैसे बदल सकती है। हीजन जाने लगा कि तभी डैडी के मुझसे वो फुटेजेस मांगता है, क्योंकि वो उसकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर चुका था। हीजन उसे घूरते हुए पूछता है कि क्या वो उसे इडियट समझता है और उसकी आंखों को देख डैडी किम सहम जाता है। हीजन का काम पूरा हुआ और हम देखते हैं कि कैसे उसने अकेले ही डैडी किम और उसकी फैमिली को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो वापस घर आ चुका है, जहाँ उसके फैमिली मेंबर्स उसे ठीक देख खुश हो जाते हैं। वो डायोन से उसका हालचाल पूछता है, जिस पर वो अपना दर्द छुपाते हुए खुद को स्वस्थ बताती है। हीजन उससे कहता है कि उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से वो कभी भी सीढ़ियों से नहीं गिरेगी और उसने सब ठीक कर दिया है। अगले दिन क्लास में आते ही डायोन को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। हीजन अब से स्कूल अटेंड नहीं करेगी। वो और उसका भाई किम अब्रॉड जा रहे हैं और क्लासमेट्स यही डिस्कस कर रहे हैं कि अब से उनकी स्कूल लाइफ बेहतर हो जाएगी। उनकी बातें सुनते ही डायोन को ईजन की सीढ़ियों वाली बात याद आ गई और उसे सब समझ आ गया। वो ईजन के पास जाती है, मगर वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी और शब्दों के बजाय उसकी आंखों से निकले आंसू सब बयां कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कैरियोके सेंटर में हीजन का ग्रुप उसके अचानक ट्रांसफर पर चर्चा कर रहा है। सभी इस बात से हैरान है, मगर हीजन की फ्रेंड परेशान थी क्योंकि उसे लगता है कि ये सब ईजन की वजह से हो रहा है। तभी हीजन वहां आ गई, जो उन्हें बताती है कि वो केवल एक सेमेस्टर के लिए ही अब्रॉड जा रही है। उसके डैड ने कहा है कि वो इस बीच सब संभाल लेंगे, जिसके बाद वो वापस स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। मगर वो अपने ट्रांसफर का असली रीजन किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी ही बेइज्जती हो जाती। लेकिन अंदर ही अंदर उससे ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसीलिए वो एक और बार डायन को बुली करना चाहती है। मगर तभी उसकी फ्रेंड चौंक गई, जिससे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हीजन आगे कहती है कि वो जाने से पहले एक और बार डायन का रोता हुआ चेहरा देखना चाहती है। उसे पता है कि उसके ग्रैंडपा एक वॉचमैन है, तो वो अपनी मॉम से कहकर उन्हें भी नौकरी से निकलवाना चाहती है। तभी कोई पीछे से कहता है कि उसका यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था और जब हीजन ने पीछे देखा तो वो सहम गई, क्योंकि मास्क पहने ईजन वहाँ आ चुका था। लेकिन जैसे डायोन को बुली करते वक्त हीजन ने अपनी पहचान छुपाई थी, वैसे ही ईजन भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और कहता है कि वो ईजन नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। वो आगे कहता है कि यहाँ तो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है और वीडियो में प्रेजेंट सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वो ये भी बताता है कि ये वही जगह है जहाँ डायोन को बुली कर उसकी वीडियो बनाई गई थी। सभी लोग ये सुनकर कांपने लगे और ईजन कहता है कि कैरियोके सेंटर में इतनी शांति अच्छी नहीं लग रही है, तो क्यों न थोड़ा म्यूजिक बजाया जाए। जिसके बाद वो रूम का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन ये बस एक शुरुआत है, क्योंकि असली तूफान अभी आना बाकी था। दूसरी तरफ डैडी के हीजन के अचानक चले जाने से नाराज हैं कि तभी उनका सबऑर्डिनेट घबराते हुए उनके पास आ जाता है। हम देखते हैं कि किम और हीजन की वीडियोस पब्लिक हो चुकी हैं और उनकी काली करतूतें नेशनल हेडलाइंस बन गई हैं। न्यूज में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल वायलेंस के खिलाफ सख्त नियम और कानून बना रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि किम और हीजन रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर के बच्चे हैं। वहीं आगे हम ईजन को चीफ के साथ देखते हैं, जो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे लगा था कि ईजन ने वीडियोस केवल
केवल अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ली थी, मगर उसने तो वीडियोस पब्लिक कर दी हैं। हमें पता चलता है कि जब एजेंट उन वीडियोस को देख रहा था तो वो समझ गया कि वो पॉलिटिशियन से डील कर रहा है, जो अगर पावर में आ गए तो उसकी असली आइडेंटिटी जान लेंगे, और ऐसा वो कभी भी होने नहीं देना चाहता था। चीफ कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि डैडी किम उसे छोड़ेगा नहीं, इस पर एजेंट कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, न्यूज अभी बाकी है। डैडी किम के भी सभी क्राइम्स जैसे वोटिंग फ्रॉड्स और मनी लॉन्ड्रिंग रिवील हो चुके हैं और उनकी पूरी पार्टी की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मिले हैं। चीफ ने एजेंट को लीडर के बच्चों की वीडियोस दी थी, मगर उसने लीडर की भी वीडियोस चुरा ली थी और एक ही झटके में उसने लीडर की पूरी फैमिली का सफाया कर दिया था। अगले दिन से स्कूल में शांति छा चुकी है और तभी डायन का मैसेज आता है जिसमें वो ईजन को अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने की सलाह देती है। अभी पार्क उसे ग्रीट कर पूछता है कि क्या आज वो फ्री है, और ईजन के हाँ कहने पर वो उसे स्कूल के बाद उसके साथ चलने के लिए कहता है। तभी ली और ह्यूजिन भी वहाँ आ जाते हैं, जो कहते कि उन्होंने ऐसे रूमर सुने हैं कि इजन की वजह से ही किम सिबलिंग्स का ट्रांसफर हुआ है और उसने अकेले ही किम और उसकी गैंग की दोबारा धुलाई की थी। इजन इस सब से इनकार करता है, मगर किम सिबलिंग्स की जाने की खुशी ली और ह्यूजिन उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इजन बताता है कि उसके पार्क के साथ प्लान्स हैं, जिस पर ली खतरनाक टोन में पार्क से पूछता है कि क्या वो दोनों भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। पार्क इसे तुरंत राजी हो गया क्योंकि उन्हें मना करना उसके बस की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि क्लास में दो नए स्टूडेंट्स का ट्रांसफर हुआ है जिन्हें बाकी स्टूडेंट्स पहले से ही जानते थे। लड़की का नाम यूना है, जो इस कंट्री की सबसे बड़ी एसडब्ल्यू कॉर्पोरेशन के सीईओ की ग्रैंड डॉटर है, और उसके साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड सुकजू है, जो बचपन से ही उसके साथ पला बड़ा है। ये दोनों अमेरिका में 2 साल पढ़ाई करने के बाद वापस स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं और इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हें पहले से ही जानते हैं। यूना की खूबसूरती देख लड़के पिघल गए, मगर सुकजू और इजन एक दूसरे को ही घूरे जा रहे थे। यूना ने इजन को देखा और उससे वो कोई सेलिब्रिटी लगा, मगर सुकजू बताता है कि उसे पिछले हफ्ते जो डेटा मिला था उसमें इस न्यू स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आगे पार्क इजन से पूछता है कि वो स्कूल के बाद कहाँ जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि इजन ज्यादा कुछ नहीं जानता था तो वो डिसीजन पार्क पर ही छोड़ देता है। पार्क पीसी कैफे सजेस्ट करता है और तभी इजन को लेफ्टिनेंट की क्लासेस याद आ जाती हैं। स्कूल ज्वाइन करने से पहले लेफ्टिनेंट ने इजन को हाई स्कूलर्स की पसंद नापसंद की जानकारी दी थी। बेसिकली इजन को एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीने का तरीका सिखाया गया था। पीसी कैफे एक ऐसी जगह है जहाँ कई हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं और लोग पैसे देकर पॉपुलर गेम्स खेलने के लिए वहाँ अक्सर जाते हैं। वहीं स्कूल के बाद सुकजू यूना को इजन के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो 19 साल का लड़का है, उसका रिसेंटली ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो डायोन का बड़ा भाई है, मगर ये सुन यूना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि डायोन के ग्रैंडपा के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। सुकजू से प्लेन क्रैश के बारे में भी बताता है, पर एक चीज जो उससे परेशान कर रही थी वो ये कि इजन जिसे सब मृत समझते थे अचानक जिंदा कैसे हो गया और उसका उसी स्कूल में ट्रांसफर कैसे हो सकता है। इसे यूना और सुकजू अटेंड करने वाले थे। सुकजू आगे कहता है कि उन्हें इजन को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना होगा। इधर पीसी कैफे में इजन अपने नए दोस्तों के साथ गेम्स खेलने में बिजी है। मजे की बात ये है कि वो उन सभी में वर्स्ट प्लेयर है और वहीं पार्क एक गेमिंग प्रोडिजी है। घर लौटते वक्त उसे डायोन मिलती है और वो उससे उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछता है। डायोन जवाब देती है कि उसे एक लंबे समय बाद स्कूल जाने में मजा आया और वो इस कंफर्टेबल लाइफ से खुश है। रात में इजन डिनर कर अपने रूम में आ गया और तभी उसके पास लेफ्टिनेंट का कॉल आ जाता है। लेफ्टिनेंट उसके हालचाल और स्कूल लाइफ के विषय में पूछते हैं, मगर जब इजन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें लगने लगा कि कहीं इजन ने स्कूल में किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया है। लेकिन इजन बताता है कि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें उसने सॉल्व कर लिया है। ये जानकर लेफ्टिनेंट की जान में जान आई और वो इजन से ध्यान रखने को कहते हैं। अगले दिन स्कूल में इजन के फ्रेंड्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सुकजू और इजन में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। ह्यूजिन बताता है कि इजन कभी भी सुकजू से जीत नहीं सकता। सुकजू को बचपन से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है और वो उनकी लीग से बाहर है। एक बार सुकजू ने अकेले ही 30 लोगों से फाइट कर उन्हें हराया था और खास बात यह है कि इस फाइट में उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। रिसेंटली ही अमेरिका में यूना को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और सुकजू ने ही उसकी जान बचाई थी। यहाँ दूसरी तरफ सुकजू और इजन आमने सामने एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े हैं।
सुखजू ईजन से उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है, इस पर ईजन ने कहा कि वो उसका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सुखजू सीधे मुद्दे की बात पूछता है कि ईजन एक फेक आइडेंटिटी का यूज क्यों कर रहा है। उसे पता चला है ईजन किम सिबलिंग्स के ट्रांसफर में इन्वॉल्व था, लेकिन ईजन इसे उसकी गलतफहमी बताता है। सुखजू आगे रिवील करता है कि ईजन ने अपने जिस प्रीवियस स्कूल का नाम रजिस्टर करवाया है वो तो वहाँ कभी गया ही नहीं था और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी फेक हैं। ईजन तुरंत सुखजू से इन सभी बातों का एविडेंस मांगता है, मगर सुखजू के पास केवल इन्फॉर्मेशन थी और उससे कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन वो इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में भी ईजन इतना काम कैसे है और वो इतनी श्योरिटी से सुखजू की इन्फॉर्मेशन को गलत कैसे बता सकता है। ईजन सुखजू से उसकी इन्वेस्टिगेशन का रीजन पूछता है, जिस पर सुखजू ने कहा कि उसे उस पर शक है। ये सुन ईजन रिवील करता है कि उसके वापस आने का एक यही ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। इधर यूना भी डायोन से उसके भाई के बारे में पूछताछ करने आ चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और डायोन बताती है कि उन्हें 6 महीने पहले ही ईजन के बारे में पता चला था। ये न्यूज सुनकर ग्रैंडपा की आंखों से आंसू नहीं रुके, लेकिन यूना पूछती है ईजन ने इससे पहले कभी भी उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया था। डायोन बताती है कि प्लेन क्रैश के बाद ईजन की मेमोरीज चली गई थी और रिसेंटली ही उसकी याददाश्त वापस आई है। ये सुनकर यूना अलर्ट हो गई क्योंकि उसे ये सब बहुत वियर्ड लगा। वो डायोन से पूछ ही लेती है कि क्या वो श्योर है ईजन ही उसका असली भाई है, क्या उन्होंने ये कंफर्म किया है। डायोन कहती है कि डीएनए टेस्ट हुआ था और ये सुनकर यूना को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। वहीं क्लास में ईजन चिंतित है क्योंकि एक ही दिन में सुखजू ने उसके बारे में काफी कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया था। दूसरी तरफ सुखजू यूना से कहता है कि जब फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं तो डीएनए रिपोर्ट्स भी फेक हो सकती हैं। सुखजू को डायोन की बुलिंग के बारे में भी पता चला और वो बताता कि वो पिछले 2 सालों से सीवियर बुलिंग की शिकार थी और ईजन ने स्कूल में आते ही किम की गैंग का सफाया कर दिया था। अब यूना को एक फेरी टेल लगने लगी है। एक बड़ा भाई जिसे सब मृत समझते थे अचानक से एक दिन वापस लौट आता है और अपनी बहन को बुलीज से बचा लेता है। वो जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसके भाई और बहन हमेशा उसे बस नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते हैं। मगर इस कहानी में अभी भी कई अनसुलझी पहेलियां हैं। अगर एजेंट वाकई यूना का पीछा करते हुए स्कूल में आया है तो उसे शांत ही रहना चाहिए था, लेकिन उसके एक्शंस तो बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हें लगता है कि शायद एजेंट पैसों के लिए यहाँ आया है क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद ग्रैंडपा को अच्छा खासा इंश्योरेंस अमाउंट मिला था। यूना को अब लगता है कि डायन की जान खतरे में है क्योंकि वो और उसका सो कॉल्ड भाई एजेंट एक ही छत के नीचे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंट के घर में ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और डायोन ने उन्हें गिफ्ट दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं किसी को जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट पहले ही मिल चुका है। एजेंट सही सलामत घर वापस लौट आया है और उनके लिए असली गिफ्ट अपने परिवार को एक साथ खुश देखना है। तभी उनका फोन बजा और ये कॉल यूना की थी जो डायोन को मिलने बुलाती है क्योंकि वो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी। मगर एजेंट को ये सब ठीक नहीं लग रहा था तो वो अपने रूम में जाकर एसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में सर्च करने लगता है। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशन आखिर एक मामूली से ट्रांसफर स्टूडेंट में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। रात भी काफी हो चुकी थी तो इसीलिए एजेंट डायोन को लेने बाहर चला जाता है। इधर डायोन और यूना बात कर रहे थे और डायोन बताती है कि एजेंट के आने के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई है और उसकी सभी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। यूना को सुखजू से पता चला था कि जिनकी सारी डिटेल्स फेक हैं और अब उनके पास एविडेंस भी है। वो यहाँ डायोन को सब सच बताने आई है, लेकिन उसकी खुशी देख वो उससे कुछ भी कह नहीं पा रही थी। एजेंट भी वहाँ पहुँच चुका है जो दूर से ही उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी सुखजू वहाँ आ जाता है और एजेंट से वेट करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि एजेंट यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि उसे डर है कि कहीं यूना उसका सच डायोन को ना बता दे। वो दोनों वहीं रुके थे कि तभी एक ब्लैक कार बड़ी तेज रफ्तार में उन्हें टक्कर मारती है, जिससे वो दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एजेंट ने देखा कि उस गाड़ी से कुछ लोग निकले जिन्होंने डायोन और यूना को किडनैप कर लिया। वो उनकी तरफ भागा मगर तब तक वो लोग फरार हो चुके थे। एजेंट और सुखजू ने तुरंत एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया और सेम क्वेश्चन पूछा कि वो लोग कौन थे। दोनों को एक दूसरे पर शक होने लगा मगर वो जल्दी ही समझ जाते हैं कि वो दोनों ही सिचुएशन के विक्टिम हैं। सुखजू ने यूना की किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन एस्कॉर्ट फोर्सेस को दी, लेकिन तभी एजेंट वहां से जाने लगा। सुखजू उससे कहता है कि उसे एसडब्ल्यू के एजेंट्स के आने तक वहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे सकता। एजेंट कहता है कि एसडब्ल्यू की टीम यूना को आराम से ढूंढ सकती है, लेकिन वो अपनी बहन को ढूंढने जा रहा है और
सुगजू चाहे तो उसे फॉलो कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूना की कजन को देखते हैं जिसे उसका सेक्रेटरी यूना की किडनैपिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है, मगर दुखी होने के बजाय वो ये न्यूज सुनकर खुश नजर आ रही थी। वो जानती है कि शायद उनकी राइवल कंपनीज ने ही ऐसा किया है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। वो चाहती है कि उसके ग्रैंडफादर अपनी जिद ना छोड़े क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूना मारी जाएगी। इधर एजेंट को किडनैपर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वो इन्फॉर्मेशन लेने किसी खास व्यक्ति के पास आ जाता है। वो असल में चीफ के पास आ चुका है क्योंकि उसने पास्ट में भी उसकी हेल्प की थी। सुगजू हैरान है क्योंकि चीफ का नाम डोसेक है जिसका अंडरवर्ल्ड में काफी सम्मान किया जाता है। चीफ एजेंट से वहां आने का रीजन पूछता है जिस पर उसने कहा कि एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ की ग्रैंड डॉटर किडनैप हो चुकी है और वो किडनैपर्स के बारे में जानना चाहता है। चीफ उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता लेकिन एजेंट रिवील करता है कि उसकी बहन को भी साथ ही में किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर चीफ भी चौंक गए और उसने बताया कि थोड़े टाइम पहले कुछ फॉरेनर्स ने उसके आदमियों से वेयरहाउस और कार्स रेंट पर मांगी थी और साथ ही में उन्हें काफी सारा पैसा भी ऑफर किया था, लेकिन चीफ ने उनका ये ऑफर रिफ्यूज कर दिया। मगर किसी और गैंग ने किडनैपिंग मिशन एक्सेप्ट कर लिया था। एजेंट उसका शुक्रिया कर वहां से जाने लगा लेकिन तभी चीफ ने उसे अपना फोन दिया और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी। चीफ एजेंट का नंबर चाहता है मगर वो उससे कहने में शर्मा रहा था तो वो बहाना बनाता है कि अगर उसके लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में पता चला तो वो उन्हें तुरंत कांटेक्ट करेगा, लेकिन अभी साधन की व्यवस्था करना बाकी था तो इसीलिए एजेंट चीफ से उसकी बाइक भी मांग लेता है। सुगजू एजेंट से पूछता है कि वो अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन पर रिलाई क्यों कर रहा है। इस पर उसने कहा कि किडनैपर्स की डिमांड पूरी न होने तक यूना तो सेफ रहेगी लेकिन वो लोग डायन पर कोई रहम नहीं करेंगे। सुगजू एजेंट के क्विक रिस्पॉन्स से हैरान है और कहता है कि वो उसे फॉलो करेगा। इसके बाद एजेंट डायोन को बचाने निकल पड़ता है। इधर डायोन और यूना को किडनैप कर एक वेयरहाउस में लाया गया है लेकिन यूना की किडनैपिंग का रीजन पूछने पर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। वो डायोन को बस इसीलिए लाए थे क्योंकि वो यूना के साथ थी, लेकिन क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है तो किडनैपर्स का लीडर उसे जान से मारने को कहता है, मगर यूना उसे धमकाती है कि अगर उन्होंने डायोन को हाथ भी लगाया तो अपनी टंग बाइट कर सुसाइड कर लेगी और किडनैपर्स अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाएंगे। लीडर को लगा कि यूना केवल उन्हें डरा रही है तो उससे सुसाइड करने को कहता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई और हम देखते हैं कि यूना अपने होठों को काट अपनी बहादुरी का प्रमाण दे देती है। ये देख किडनैपर्स ने डायोन को छोड़ दिया और कहा कि वो बाद में उससे डील कर लेंगे, लेकिन यूना ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि उसे विश्वास है कि थोड़ी ही देर में सुगजू उसे ढूंढते हुए वहां आ जाएगा। यूना का विश्वास सच साबित हुआ क्योंकि इजन और सुगजू वेयरहाउस पहुंच चुके हैं। सुगजू को इजन की इंफॉर्मेशन पर भरोसा हो गया है लेकिन इजन तुरंत अंदर जाने लगता है। सुगजू ने उसे रीइंफोर्समेंट्स के आने तक इंतजार करने को कहा, मगर वो जानता कि डायोन के पास इतना समय नहीं है और इसीलिए वो एक एक कर गार्ड को साइलेंटली बेहोश करने लगता है। सुगजू को उसके स्किल्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगे तो वो एजेंट से उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है और एजेंट जवाब में कहता है कि वो बस उसका क्लासमेट है। दूसरी तरफ एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ को किडनैपर्स की डिमांड्स के बारे में पता चल चुका है। किडनैपर्स उनके किसी रिसेंट बिजनेस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बस 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 घंटे बाद वो यूना को मार देंगे, मगर चिंता की बात यह है कि स्कॉट फोर्सेस को लोकेशन पर पहुंचने में कम से कम 50 मिनट लग जाएंगे। वहीं वेयरहाउस में इजन और सुगजू एक एक कर गार्ड्स की संख्या कम करते जा रहे हैं। सुगजू ने 5 गार्ड्स को रास्ते से हटाया है तो वहीं इजन अब तक 9 गार्ड्स को ठिकाने लगा चुका है। इजन पूछता है कि इस सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सुगजू ने बताया कि वो किडनैपर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन पर अमेरिका में भी अटैक हुआ था लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उन पर दोबारा हमला हो जाएगा। इजन बताता है कि रियल किडनैपर्स यूना के साथ हैं क्योंकि सभी गार्ड्स बेहद कमजोर हैं जिन्हें केवल एस्कॉर्ट फोर्सेस को धोखा देने के लिए हायर किया गया है। सुगजू इजन के स्किल्स और इंटेलिजेंस को देख उससे कहता है कि ये सब ओवर होने के बाद वो उससे माफी जरूर मांगेगा, लेकिन अभी सबका टाइम नहीं था। इजन उसे स्प्लिट होकर दूसरी डायरेक्शन में जाने को कहता है क्योंकि अब तक किडनैपर्स को भी किसी के वेयरहाउस में आने की भनक हो चुकी थी। इजन भाग रहा था तभी उसे बाकी गार्ड्स मिल जाते हैं जो उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका सामना सुगजू से होगा, लेकिन असल में इजन ने उनका ध्यान इसीलिए खींचा ताकि सुगजू चुपचाप वेयरहाउस में एंटर कर सके। वो वेयरहाउस पहुंच चुका है जहां कोई भी
किडनैपर प्रेजेंट नहीं था। वो यूना और डायन के मुंह पर से कपड़ा हटाकर बताता है कि एजेंट्स अभी नहीं आए हैं, और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, मेन किडनैपर्स वहां आ जाते हैं। किडनैपर ने सुगजू की बातें सुन ली थी और उसने कहा कि सुगजू ने यहाँ अकेले आकर बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद किडनैपर का साथी सुगजू पर अटैक कर देता है। सुगजू रियलाइज करता है कि एजेंट सही कह रहा था, क्योंकि किडनैपर्स गार्ड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर सुगजू भी कम नहीं था। उसे बचपन से ऐसी ही सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया गया है और उसकी ट्रेनिंग साफ दिख रही थी। उसने कुछ ही मूव्स में किडनैपर को ओवर पावर कर लिया, लेकिन मेन किडनैपर कहता है कि ये कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। तभी किडनैपर ने सुगजू पर नाइफ से अटैक कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सुगजू समझ बैठा था कि बेयर हैंड फाइट होगी, मगर लीडर कहता है कि उनकी फाइट्स में कोई रूल नहीं होता। जिसके बाद उसका साथी सुगजू पर नाइफ से लगातार अटैक करता है। सुगजू डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंजरीज बढ़ती जा रही थी। जब तक उनकी फाइट चल रही थी, तब तक लीडर ने डायन को मारने का डिसीजन लिया और उसने उसकी तरफ नाइफ फेंका, मगर यूना उसके आगे आ गई और यूना को बचाने के लिए सुगजू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। किडनैपर के इस अटैक से सुगजू घुटनों पर आ गया, जिसके बाद लीडर अपने साथी से यूना को जिंदा छोड़ बाकी दोनों को मारने के ऑर्डर्स देता है। वहीं दूसरी तरफ चीफ का सेक्रेटरी उससे पूछता है कि आखिर उसने एक हाई स्कूलर की हेल्प क्यों की। उसकी वजह से ही पॉलिटिकल लीडर की फाइल्स लीक हुई थी, जिससे चीफ मुश्किल में पड़ गया था। चीफ कहता है कि उस हाई स्कूलर ने उसे डिफीट किया है और वो अब रिवेंज भी नहीं ले सकता, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। मगर वो उसकी हेल्प करने का रीजन नहीं बताता और मुस्कुराने लगता है, जैसे मानो उसके कुछ अलग ही प्लान्स हों। इधर एजेंट सभी गार्ड्स को डिफीट कर वेयरहाउस में आ चुका है और उसे अचानक वहां देख डायन और यूना के होश उड़ जाते हैं। किडनैपर ये जानकर हंसने लगा कि वो लड़का डायन का भाई है, जो अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ आया है। डायन भी चीखते हुए एजेंट से भागने को कहती है, क्योंकि उसे लगा कि उसका भाई मारा जाएगा, मगर वो बेचारी सच्चाई से अनजान थी। सुगजू नोटिस करता है कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी एजेंट के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए हैं और उसे लगने लगा कि शायद वो उन्हें इस सिचुएशन से बचा सकता है। लीडर ने अपने साथी से सबसे पहले एजेंट को मारने के लिए कहा, लेकिन उसके नाइफ अटैक को डॉज करते हुए एजेंट उसी के नाइफ से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद एजेंट ने डायन से आंखें बंद करने को कहा और वो भी तुरंत अपने भाई की बात मान लेती है। एजेंट ने बड़ी तेजी से नाइफ स्विंग किया, जिससे उस किडनैपर की चीख निकल गई और उसके हाथ से बहुत खून बहने लगा। इस अटैक से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन सुगजू समझ गया कि एजेंट केवल हवा में नाइफ नहीं चला रहा था, बल्कि उसने किडनैपर के मसल्स और लिगामेंट्स को टारगेट कर एक प्रिसाइज अटैक किया था। एजेंट के एक्सप्रेशंस देख लीडर को भी खतरे का एहसास हुआ और उसने भी उस पर नाइफ से अटैक करना चालू कर दिया। लेकिन जहां एजेंट बड़े आराम से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, वहीं उसके अटैक से लीडर बच ना पाया और जख्मी हो गया। वो समझ गया कि एजेंट की नाइफ टेक्निक उससे बेहतर है, लेकिन वो एक और बार कोशिश करता है और एजेंट उसे ब्लॉक कर उसके फेस पर किक कर देता है। अब लीडर से रहा नहीं गया तो उसने गन निकाल ली, लेकिन तभी एजेंट ने नाइफ फेंक उसका ध्यान भटकाया और तेजी से उसके पास जाकर एक पावरफुल अटैक कर दिया। उसके इस अटैक के सामने लीडर टिक ना सका और वहीं धराशायी हो जाता है। एजेंट के फाइटिंग स्किल्स देख यूना और सुगजू भी सहम गए, क्योंकि उसने अकेले ही हाई क्लास क्रिमिनल्स को धूल चटा दी थी। एजेंट डायन से आंखें खोलने को कहता है और अपने भाई की इंजरीज को देख वो रोने लगती है, मगर ये असल में खुशी के आंसू थे। डायन को लगा था कि वो दोबारा अपने भाई को खो देगी, लेकिन उसे अपने सामने ठीक देख उसकी आंखें भर आती हैं। अगली सुबह हम एजेंट को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और वो मेंटल हेल्थ रूम के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। पिछली रात इंसिडेंट के बाद पुलिस और एस्कॉर्ट फोर्सेस वेयरहाउस पहुंच गई, जहां डायन की हालत देखते हुए यूना ने एजेंट को एक सुझाव दिया। डायन भले ही बाहर से स्वस्थ लग रही थी, मगर इस इंसिडेंट से उसे भी सदमा पहुंचा था और इसीलिए वो एजेंट से डायन की प्रॉपर थेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराने को कहती है। एजेंट डायन का ही इंतजार कर रहा था और कुछ ही देर में वो बाहर आ जाती है। उसने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मगर वो अपने भाई से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन हिचकिचा रही थी। इंसिडेंट के बाद उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को बात करते सुना था कि एजेंट ने अकेले ही ज्यादातर किडनैपर्स का सामना किया था और डायन यही जानना चाहती है कि आखिर एजेंट इतना अच्छा फाइट करना कैसे जानता है और उसने यहाँ आने से पहले कैसी लाइफ जी है, मगर हिचकिचाहट के कारण वो कुछ भी पूछ ना सकी। तभी यूना वहाँ आ जाती है और हमें पता चलता है कि डायन और
और एजेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा उसने ही उठाया है। यूना उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही डायोन को सबसे गुजरना पड़ा था। जहाँ वो दोनों बात कर रहे थे वहीं एजेंट का ध्यान यूना के साथ खड़े बॉडीगार्ड पर था जो उसे एक टक घूरे जा रहा था। सुखजू भी हॉस्पिटल में एडमिट है और क्योंकि डायोन उसका भी शुक्रिया करना चाहती है तो वो सब उससे मिलने चले जाते हैं। डायोन ने उसकी जान बचाने के लिए सुखजू को थैंक्स कहा और सभी लोगों को एक साथ अचानक वहां देख सुखजू चौंक जाता है, मगर एजेंट ने उससे कुछ भी नहीं कहा और वो केवल उसके रूम को इंस्पेक्ट कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सीनियर बॉडीगार्ड सुखजू से पूछता है कि क्या इसी लड़के ने यूना को बचाने में उसकी हेल्प की थी। सुखजू कंफर्म करता है, इस पर बॉडीगार्ड ने कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक हाई स्कूलर ने अकेले ही इतने सारे लोगों का सामना किया था। यूना कहती कि वो भी हैरान थी, लेकिन उसने पूछा कि क्या ये वाकई कोई बड़ी बात है क्योंकि सुखजू भी ऐसे फाइट कर सकता है। बॉडीगार्ड ने रिवील किया कि उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। कई लोगों को केवल मारना तो आसान है, मगर एजेंट ने 10 लोगों को चुपके से बेहोश किया था और इतने सारे लोगों को साइलेंटली चोक करना आसान बात नहीं है। इसी के साथ उसने किसी भी व्यक्ति को जान से नहीं मारा था, ज्यादातर लोगों को बेहोश किया गया है और बाकियों की इंजरीज भी जानलेवा नहीं है। किडनैपर्स को भी बस हैंडीकैप किया गया था। एजेंट की नाइफ टेक्निक भी किडनैपर से अच्छी थी और ऐसी टेक्निक में केवल कठिन ट्रेनिंग और कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ही महारत हासिल की जा सकती है। बॉडीगार्ड आगे बताता है कि किडनैपर फॉरेन कंट्री के हाईली ट्रेंड सोल्जर्स थे और इन सभी बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि एजेंट भी एक ट्रेंड प्रोफेशनल है जिसके पास हाई लेवल रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। बॉडीगार्ड की सारी बातें सुन सुखजू और यूना के होश उड़ गए और उनकी बातों का विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूना की कजन को भी उसकी सेफ्टी की न्यूज मिल चुकी है जिससे वो नाखुश है। उसे लगा कि इस बार भी सुखजू ने ही उससे बचाया है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे रूमर के बारे में इन्फॉर्म करता है। ऐसी अफवाह है कि सुखजू के किसी क्लासमेट ने उसकी हेल्प की है और उसने यूना के साथ साथ सुखजू की भी जान बचाई है। साथ ही में इस मिशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी उसी का है। यूना की कजन को ये सब एक मजाक लगा, मगर सेक्रेटरी बताता है कि सीईओ भी इस मैटर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो तुरंत चौंक जाती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा यानी एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ के इंटरफेरेंस का मतलब है कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है।